बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैशफा। नाज़िम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़े कहा कि जो कारोबारी शख्स सियासत में आएगा वो कारोबार ही करेगा। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल भी साथ ही बैठे थे और उन्होंने कहा कि अब चूंकि रिपोर्ट सामने आ गई है तो आवाम ये चाहेगी कि आज ही इनको फांसी दे दी जाए। ऐसा नहीं होता, प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत ही लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि आखिर कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और उन सवालात की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने की, जिसमें उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के चीदा निकात पेश किए जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस रिपोर्ट में यह सामने आया नाजरीन के किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। दिसंबर 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक चीनी की कीमतों में 33% इजाफा किया गया, जबकि 2019 के बाद भी इन कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने में आया। उसकी वजूहात के बारे में अगर आपको बताएं तो किसानों से कच्ची पर्ची पर गन्ना ख़रीदा जाता था ताकि उसका कोई हिसाब किताब ही ना हो। 2019 की अगर बात करें तो शुगर मिल्स मालिकान 140 रुपये के हिसाब से गन्ना ख़रीदते थे, जो कि बाद में 2019 के बाद बढ़ाकर 190 रुपये तो कर दी गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा शो कराई जाती थी कि उसका ना तो फ़ायदा किसान को होता था ना ही आम कंज्यूमर को। सिर्फ फ़ायदा उठाते थे तो मिल मालिकान, और पे कौन करता था? आम टैक्स पेयर, आप और मैं। मिल मालिकान करते क्या थे? मिल मालिकान करते ये थे कि जब किसान आता था अपना गन्ना बेचने के लिए तो 15 से 30% गन्ने के वज़न के अंदर कटौती कर दी जाती थी और किसानों को एडवांस पैसे की मद में जो पैसे दिए जाते थे, जो गन्ना उगाने के लिए को फर्टिलाइज़र की मद में या किसी भी सूरत में उनको जो पैसे दिए जाते थे, 35% तक प्रॉफिट की मद में उसमें भी कटौती की जाती थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो वो चीनी बनाने की एक्चुअल कीमत थी जो कि मिल्स की तरफ से शो की जाती थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। अब दो तरह की कीमतें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। एक वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मिल्स की जानिब से सामने दी गई, और एक मैं आपको बताऊंगा जो फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि असल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी क्या। तो 2017 से 2018 तक की अगर बात करें तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बताई गई है मिल मालिकान की जानिब से वो थी 51 रुपये पर किलो, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में जो सामने आई है कीमत वो है 38 रुपये। साफ 13 रुपये का फर्क यहीं पर सामने नजर आ जाता है। 2018 से 2019 तक की अगर बात करें तो बिफोर टैक्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल्स की जानिब से बताई गई वो बताई गई 52.6 रुपये, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में जो 2018 से 2019 की पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सामने आई है वो है 40 रुपये 6 पैसे। 2019 से 2020 की अगर बात करें तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मिल्स की जानिब से बताई गई वो थी 62 रुपये पर केजी। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ये साफ वाजे कर दिया गया कि 2019 से 2020 के दरमियान भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असल थी वो 46 रुपये 4 पैसे थी। इसके अलावा ओवर इन्वॉइसिंग भी की जाती रही। ओवर इन्वॉइसिंग का मतलब यह है कि गन्ना कम खरीदा लेकिन खातों में ज़्यादा डाल दिया कि ज़्यादा खरीदा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़ जाती थी। और इसके अलावा जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं चीनी के अलावा, गन्ने से क्योंकि सिर्फ चीनी नहीं और भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी भी कॉस्ट इतनी एग्जैजरेटेड बताई जाती थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ जाती थी। इसके अलावा आपको यह भी बताऊं कि एडमिन कॉस्ट जो कि दफ्तर के दीगर अखराजात होते हैं वो भी चीनी बनाने की कीमत में डाल दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो तमाम तर बोझ था वो किस पर आता था? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। कौन? आप और मैं, हम जो टैक्स पेयर हैं। इसके अलावा मार्केट मैनिपुलेशन की जाती थी। जो ब्रोकर हजरात हैं या मिल मालिकान हैं वो एक रेट डिसाइड कर लेते थे और उस रेट से नीचे उन्होंने बेचनी कोई नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेटेड प्राइस आती थी जिसका बोझ आम आदमी पे पड़ता था, आम टैक्स पेयर, आप और मैं। इसके अलावा मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने यह भी वाजे किया कि स्पेकुलेशन के जरिए 100 अरब रुपए के प्रॉफिट्स कमाए गए। 25 से 30% गन्ना अंडर रिपोर्टेड होता था, मतलब कि गन्ना खरीदते ज्यादा थे लेकिन रिपोर्ट कम किया जाता था। मार्केट में वो चीज़ विदाउट टैक्स बेची जाती थी क्योंकि इलीगल तरीके से क्रशिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई। क्रशिंग कैपेसिटी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 तरह के खाते तैयार किए जाते थे। एक सेठ के लिए, मिल मालिक के लिए, और एक वो जो हुकूमत को दिखाने हैं।
इस तरह से 2 खाते तैयार किए जाते थे ताकि इसको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके। बेनामी कस्टमर सामने आए, हमने जीआईटी रिपोर्ट में देखा कि उसके अंदर बेनामी अकाउंट सामने आए थे। इस रिपोर्ट के अंदर बेनामी कस्टमर सामने आए हैं जिनको फेक सेल्स शो कराई गई कि इनको हमने इतने दाम पर इतना गन्ना, इतनी चीनी बेची है, जिसके जरिए वो अपने बाकी के खातों को भी मैनिपुलेट करने में आसानी हासिल करते थे। इलीगल क्रशिंग कैपेसिटी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो जो फैक्ट्री मालिकान जिनको अपनी क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको एक प्रोसीजर के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे करके वो क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, लेकिन वो लोग इलीगल तरीके से बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वो बताकर करेंगे तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और फिर जो वो एक्सटेंडेड उनकी कैपेसिटी है उसके थ्रू जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका भी उनको गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा। इस वजह से वो इलीगल तरीके से अपनी क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाते थे और जो सरप्लस गन्ना होता था उसकी इलीगल तरीके से प्रोडक्शन करके टैक्स दिए बगैर वो आवाम को बेच देते थे। फिर कहूंगा कि जिसका खमियाजा कौन भुगतता था? आम कंज्यूमर, आम टैक्स पेयर, आम आवाम, आप और मैं। अब थोड़ा सा सब्सिडी का भी जिक्र कर लेते हैं जिसका मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज जिक्र किया। तो 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई इन गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर। 2015 में 6.5 अरब, 2016 के अंदर भी 6.5 अरब, 2017 में कोई सब्सिडी नहीं दी गई, जबकि 2018 के अंदर 15.5 अरब की सब्सिडी दी गई। और इस सब्सिडी के बारे में मैं आपको वाजे करता जाऊं कि ये तमाम तर सब्सिडी जो मैंने आपको बताई 29 अरब की, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किए बगैर फराहम करते रहे, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी दिलवाई गई ओमनी ग्रुप को। ओमनी ग्रुप के नाम से आप पहले भी वाकिफ होंगे, अगर आपने जीआईटी रिपोर्ट का मुआयना किया है तो उसके अंदर फेक अकाउंट्स के अंदर ओमनी ग्रुप का भी नाम वाज़े तौर पर सामने आया था। अब अगर सब्सिडी के बाद बात की जाए एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के बारे में यह बताया गया कि 70% चीनी पाकिस्तान से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई। अब एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक ट्रक के अंदर अगर 15 से 20 टन चीनी ले जाने की कैपेसिटी है तो उस ट्रक को कागजात में शो कराया गया कि ये 70 टन चीनी लेकर गया है। और इनकी पेमेंट के बारे में 2015 से पहले तक, जिस तरह के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि 2015 से पहले एक सिस्टम था अफगानिस्तान के अंदर कि जो भी चीनी यहाँ से जाती थी वहाँ पर कोई भी आदमी आकर ओवर द काउंटर डॉलर परचेज करके वो गन्ना खरीद सकता था, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं था। 2015 के बाद इस प्रोसेस को इम्प्रोवाइज तो ज़रूर कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज़ सामने आ गई। वो क्या थी? टीटी। होता यह था कि यहां से अफगानिस्तान चीनी पहुंची है और पेमेंट उसकी आ रही है टीटी के जरिए अमेरिका से। यहां से पाकिस्तान से चीनी जा रही है अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होके और उसकी टीटी के जरिए पेमेंट आ रही है दुबई से, जिसके अंदर काफी सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि यहां से जो चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होने के लिए जाती थी वो इलीगल तरीके से पेशावर में भी बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को इस चीज का फायदा पहुंचता रहा। किन किन लोगों के नाम सामने आए? 6 मेन ग्रुप्स के नाम सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान की टोटल चीनी की प्रोडक्शन का 51% हिस्सा रखते हैं, जिनके अंदर जहांगीर तरीन का नाम भी सामने है, शहबाज शरीफ का नाम भी सामने है, रमज़ान शुगर मिल्स, हमदा शहबाज, सलमान शहबाज, खुसरो बख्तियार का नाम भी सामने है। लेकिन इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि उनका नाम वाज़े तौर पर सामने इसलिए नहीं है क्योंकि जिस शुगर मिल के तवस्सुत से उनका नाम लिया जा रहा है वो खुसरो बख्तियार की नहीं है, उनके भाई की है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी और मोना सलाही का नाम भी ज़ेर बहस है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि 2 तरह के खाते तैयार किए जाते थे। एक खाता वो जो कि मिल मालिक के लिए बनाया जाता था, दूसरा खाता वो जो गवर्नमेंट के लिए दिखाया जाता था। मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वाज़े तौर पर कहा कि शहबाज शरीफ की जो मिल रमज़ान शुगर मिल है उसके अंदर 2 तरह के बड़े आसान किस्म के खाते बनाए जाते थे। एक का नाम होता था आर और एक का नाम होता था एनआर। आर का मतलब रिपोर्टेड, जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जानी है, और एनआर का मतलब था नॉट रिपोर्टेड, जो कि मिल मालिक को दिखाई जानी। तो उन्होंने कहा कि उधर तो खाता ही बहुत सिंपल था जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। अब आ जाते हैं उन सवालात पर। बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। इस रिपोर्ट के आने के बाद किस किस ने कितना कितना पैसा कमाया और हुकूमत क्या इन सब से वो पैसे वापस लेगी या नहीं, और अगर लेगी तो कैसे वापस लिए जाएंगे और कब वापस लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जहांगीर तरीन का नाम सामने आ रहा है, शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ का नाम तो चले पहले भी शायद मुतवक्के है कि वो ECL पे आ जाएगा दोबारा से। हमजा शहबाज का नाम है, मोना सलाही का नाम सामने आया है,
ہم نہیں بات کرتے خسرو بختیار کی ایک دفعہ، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو بھی حکومت کی جانب سے سہولیات جو کہا جاتا ہے کہ دی جاتی ہیں، کیا ان سے وہ سہولیات واپس لی جائیں گی؟ کیا جس طرح سے اپوزیشن کے تمام تر رہنماؤں کے خلاف جب انکوائری رپورٹ آتی تھی تو فوراً سے تحقیقاتی ادارے متحرک ہو جاتے تھے، اور ہم بریکنگ نیوز دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ جی نیب متحرک ہو گیا، تحقیقاتی ادارے متحرک ہو گئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں کا نام ECL پر آ گیا۔ تو کیا اس دفعہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جب حکومتی نمائندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جائے گی جس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ کی جاتی تھی؟ اور صرف یہی نہیں، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومتی ادارے بھی اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان تمام 5 سالوں کے اندر اسٹیٹ بینک بھی ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہا تھا، اور اگر ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ FBI جو کہ حکومتی ادارہ ہے اور ٹیکس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چینجز بھی لائی جا رہی ہیں، تو کیا ان تمام تر 5 سالوں کے اندر جب ٹیکس کے اندر اتنے بڑے بڑے گھپلے ہو رہے تھے FBI کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اگر لینا چاہیے تھا تو کیوں نہیں لیا گیا؟ تو انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو تمام تر اس طرح کے اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یقیناً ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی رپورٹ پبلک نہیں کی جاتی تھی۔ وزیر اعظم نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا اور تحقیقاتی رپورٹ پبلک کر دی ہے، لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ کیا اس پر اسی طرح ایکشن لیا جائے گا جس طرح اپوزیشن نمائندوں کے لیے لیا جاتا تھا؟ اور ایک اور اچھی بات جس کو اپریشیٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے متعلق قانون سازی کی جائے اور تمام تر ایسٹس ڈیکلیریشن کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تو یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور ان سوالوں کا جواب وقت ہی دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے بعد ان لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جائے گی یا نہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے یا آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی فائدہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں اور آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچاتا رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔